नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 18 अक्टूबर की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 225 मीटर लंबी ट्रेन को प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? यानी कि जो आदमी को पार करेगी तो वो खुद की लंबाई पार करेगी, सिंपल सी बात है। टोटल डिस्टेंस तो ये कितनी कवर करेगी, और चाल थी 54 सेकंड में टाइम चाहिए तो 5/18 करना पड़ेगा। तो 18 तियाँ 54 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया, 15 एकम 15, 15 पना 75 हो गया, 15 सेकंड। आंसर अगला सवाल। ए मैन, ए वुमेन एंड बॉय कैन कंप्लीट अ जॉब इन 3, 5, 15 days respectively. When working together, how many boys must assist one man and one woman to complete the work in 1/4 of a day? यानी कि जो भी काम है वो 1/4 मतलब एक दिन के 1/4 भाग में कंप्लीट करना। तो देखो यहाँ से लिखेंगे, एक मैन था, वुमेन था और बॉय था, और 3 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में। इफिशियंसी निकालेंगे, टोटल वर्क 15 हो गया, 3 पंजे 15 हो गई, 5 तियाँ 15 हो गई, 15 एकम 15 हो गई। इफिशियंसी पता लग गई। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा था, हाउ मैनी बॉयज मस्ट असिस्ट वन मैन, यानी कि एक आदमी काम कर रहा है और एक वुमेन काम कर रही है, और कितने लड़के लगेंगे। लड़कों की इफिशियंसी 1 हो गई, यानी कि काम पूरा 15 था और एक दिन के 1/4 भाग में कंप्लीट होना था, यानी 1/4 से भाग कर देंगे। मैन की इफिशियंसी कितनी थी? 5 थी, तो 1 गुणे 5। इसकी कितनी थी? 3 थी, तो 1 गुणे 3, प्लस इसकी इफिशियंसी लिख रखी है, हमें एक्स लड़के चाहिए, इफिशियंसी 1 है, यहाँ से 15 चौकू 60 आ गया। 5 3 8 करेंगे, एक्स बराबर 60 माइनस 8 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितने आ गया? 52, यानी कि इतने लड़के चाहिए हमको। अगला सवाल। एक नाव में 16 नाविकों के औसत भार में 1.4 केजी की वृद्धि हो गई जब नाविक में से एक को, जिसका भार 50 केजी है, के एक नए नाविक द्वारा क्या हुआ, प्रस्तापित कर दिया गया। उस नए व्यक्ति का भार कितना होगा? अब यहाँ से समझो, वृद्धि हो रही, कमी हो रही, वृद्धि हो रही, यानी कि वो 50 से ज्यादा लेके आया होगा तभी तो हो रही। अब लोग कितने थे? 16, यानी कि एक में कितनी वृद्धि हो रही थी? 1/4 की। 16 में कितनी होगी? 4 की वृद्धि होगी, तो यही तो 4 वो एक्स्ट्रा लेके आया, यानी कि 54 केजी का था वो। अगला सवाल देखो, ये तो सिंपल हो गया भाई। 15 पना 75 हो गया, 75 और 3 78 हो जाएगा, बटे 5 गुणे x बटे 3 बराबर हो गया 26। ठीक है, यहाँ से करेंगे, ये 3 बार चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, x बराबर 5 हो गया। अगला सवाल करते हैं। विजय सभी उपलब्ध सब्जियों को विशाखा से 4 मिनट कम समय में काट सकता है। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे सभी सब्जियों को काटने में 288 सेकंड का समय लेते हैं। विजय अकेले सभी सब्जियों को काटने में कितना समय लेगा? तो ये देखो, ये सवाल होता है, इसको नोट कर लेना, ये हमेशा ऑप्शन से किए जाते हैं। तो देखो, अगर हम ऑप्शन लेते, विजय अकेले सभी सब्जियों को काटने में कितना समय लेगा, हमने अगर मान लिया 7, किसका? विजय का। तो विजय सब्जी काटने में विशाखा से 4 मिनट कम ले रहा था, यानी कि विशाखा कितना लेगी? 7 4 11 लेगी। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा। अब बात समझना, वे सभी सब्जियों को काटने में 288 सेकंड ले रहे थे, कितना? दोनों मिलकर, यानी कि 11 7 18 करेंगे, ये कहीं कट रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, यानी कि हमें ये सेटिस्फाइड करना था। दूसरी कंडीशन में अगर 9 रखते तो 9 4 13 हो गया, 13 नहीं में 117 हो गया, दोनों मिलकर करते 9 3 12, 22 से 117 कटेगा ही नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अगर हम 8 लेते तो वो 8 4 12 हो गए, यहाँ से करेंगे 12 8 96 हो गया, दोनों मिलकर 12 8 20 हो गया। ये मिनट में आया, घंटे में चेंज करते तो 60 का गुणा करते, 20 तियाँ 60 हो गया, 3 6 18, 3 9 27, 1 28, सेटिस्फाइड हो गया। आंसर लगा दो। थोड़ी सी मेहनत है, नहीं तो अगर बेसिक से जाओगे तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, उसको सॉल्व करना, उससे बढ़िया ऑप्शन चेक कर लो। ठीक है, अगला सवाल देखो, आकृति ए बी पैरेलल है डी के, यानी कि ये दोनों क्या है? पैरेलल हो गई, बहुत बढ़िया बात है। ए बी 8 हो गई और डी ई कितनी हो गई? डी ई 6 हो गई। ए सी 18 हो गई, डी ई बी सी पर लंब है, डी ई बीसी पर लंब है। ठीक है, ये लंब हो गई, बहुत बढ़िया बात है। ए बी रेशियो सी डी, यानी कि ए बी का तो हमें पता है 8 हो गया, और हमें सी डी का पता करना है, यानी कि इसका हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ये रेशियो में कितने में है? डी ई और ए बी, ये किस रेशियो में है? 6:8 में है। यानी कि अगर हम दूसरा रेशियो निकाले इसी त्रिभुज के हिसाब से, तो सी डी अपॉन ए सी निकलेगा, समझे रहे ना? यानी कि 2 तियाँ 6, 2 में 18 हो गया, यानी कि यहाँ से कर, सॉरी 2 तियाँ 6, 2 चौकू 8 हो गया,
समझ गए बात को, यानी कि AC की वैल्यू 18 दी थी, यानी कि 4 बराबर 18 हो गया। तो यहाँ से CD बराबर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 18/4 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कि इन्हीं का तो दोनों का रेशियो चाहिए था। बस सिंपल सी बात ये थी, यानी कि 2 में 18 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 8 दूनी 16, 9 तियां 27, आंसर आ गया। ठीक है, ये जो पैरेलल लाइन वाला था आपका सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट केवल लग रहा था। अगला सवाल देखो, x की पावर 8 माइनस का 32 x की पावर 4 प्लस 256 बराबर 0 है, तो इसकी वैल्यू हमको निकाल के देनी थी। अब यहाँ से देखो, इसको थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन करते तो यहाँ x की पावर 8 हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं x की पावर 4 क्या हुआ होगा, स्क्वायर हुआ होगा। फिर देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, 16 का स्क्वायर हुआ, समझे रहे ना। यहाँ पर ये क्या लिखा, माइनस का 2 गुणे 16। ये देखो नए पैटर्न के सवाल पूछे जा रहे हैं, इनको अगर नोट कर लेना, अगर आपको समझ में नहीं आते तो इनको प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये यहाँ पर पावर 4 करो, समझ में आ गई। यानी कि ये कहीं ना कहीं x की पावर 4 माइनस 16 का होल स्क्वायर बन रहा बराबर 0 हो गया, यानी कि x की पावर 4 बराबर कितना हो गया, 16 हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर हो गया 4 प्लस का 1/4 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 0.4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि आंसर आ गया 4.25। अगला सवाल देखो, ये भी सरल है काफी। क्या होता है कि इसमें देखो प्रैक्टिस करो, बस फार्मूले आपने याद कर लिए, बस इसमें ये होता है कि अगर आप पेन चलाएंगे तो आंसर आएगा, अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे घूरते रहेंगे उसे तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें यही होता है और कुछ नहीं नया होता भाई। यहाँ से cos थीटा ले लो कॉमन, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होगा। अब यहाँ पर देखो cos 2 थीटा के फार्मूले होते हैं, कितने होते हैं, 3-4 होते हैं, उनको नोट कर लेना। बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है, और एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा होता है। बात समझ गए होगे, समझ गए ना, इनको नोट डाउन कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब फिर देखो ये तो कट गया ना, ये तो कट ही जाना है, समझ में आ गई बात। यानी कि अब देखो हमें किस में चाहिए, सेक को तो छेड़ना नहीं है, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, 10 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। अब इसमें क्या करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो पॉइंट इधर हटाएंगे, कहीं उधर उठाएंगे, कहीं कुछ करेंगे। भैया क्या मतलब है, यहाँ पर कोई नंबर सेम लिखा है, नहीं लिखा है, तो डायरेक्ट यहाँ करो ना, 81 गुणे 64 गुणे 9 गुणे 21/7 गुणे 3, बस इतना सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। 21 से 21 कट गया, यहाँ से क्या लिख सकते थे, 9 गुणे 9 लिख सकते थे, यानी कि इसका 9 बाहर आ जाएगा, इसका 3 बाहर आ जाएगा, इसका 8 बाहर आ जाएगा, तो 8 या 24, 24 9 में 216। समझ गए, आंसर तुम्हारे हाथों में आ गया। अब यहाँ पर क्या करते लड़के, पॉइंट हटाते, कहीं कुछ करते। भैया नंबर जब यहाँ पर ऑप्शन में सेम लिखे हो तब तुम खूब हटाओ, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, अगर जब अलग अलग लिखे फिर क्यों कर रहे हैं। देखो, किस कंपनी बी का लैपटॉप खरीदने के इच्छुक लोगों की संख्या कंपनी ई का लैपटॉप खरीदने के इच्छुक लोगों की संख्या से अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा देखो, बी में कितने हैं, 12.5, ई में कितने हैं, 11.5, बस इन्हीं का रेशियो निकालना था। 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 3 15, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक टेलीविजन के अंकित मूल्य पर 12%, 18%, 24% की क्रमिक छूट के लिए एकल समतुल्य छूट क्या होगी। एकल समतुल्य छूट का फार्मूला पता होगा सभी को, ये होता है, यानी कि ये 2 में लगेगा, यानी कि सबसे पहले इसमें लगा ले, 18 और 12 कितना हो गया, 30 हो गया, माइनस का कितना, 12 8 96 हो गया, यहाँ से लगा 9, 12 एकम 12 और 9 21 हो गया, यानी कि नीचे 100 आया होगा, 2.16 हो गया, यानी कि इससे घटा देंगे। तो देखो 30 से पूरा 3 घटाएंगे 27 हो गया, और 100 से 16 घटा देंगे 84 आ गया, प्लस का 24 माइनस का 27.84 इंटू का 24/100 हो गया। यहाँ से करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 4 11 के 1 हासिल लगा 1 हो गया, 3 2 5 हो गया, 51.84 माइनस का होगा, यानी कि ये आंसर चला गया। यानी कि हमें ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक हो सकता है कोई भी, थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद वो भी पता चल जाएगा। 24 चौकू 96 हासिल लगा 8 हो गया, 24 8 192, 192 और 8 कितना हो गया, 200 हो गया, यानी कि 0 हासिल लगा 20 हो जाएगा। समझते रहे ना बात को। 24 7 168 हो गया, 168 और 20 करेंगे, 60 20 80 हो गया, 188 हो गया, हासिल लगा 18 हो गया, 24 दूनी 48, 48 और 10 58, 58 और 8 66 हो गया। 2 के बाद पॉइंट लगा था, ये और बढ़ जाएगा, यानी कि 6.51.84 से 6.6806 घटाना था। समझ गए बात को, यानी कि घटाते हैं। चलो यहाँ से देखो, 13 से 8 गया, 5 बचा,
यहाँ बचा 7, 7 से 6 गया कितना बचा, 1 बचा। यहाँ बचा कितना, 11 से 6 गया 5 बचा। यहाँ 4 बचा, यानी 45.15 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक आइसक्रीम विक्रेता को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आइसक्रीम कोन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये क्या बन गया, कोन बन गया। यानी कि कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और इंटू एच होता है। तो यहाँ से देखो ये तो कट गया ना, 12 बारी में 144 हो गया, गुणा करेंगे 22, 22 चौक 88, यहाँ से लगा 8 हो गया, 22 चौक 88, 8 96 हो गया, यहाँ से लगा 9 हो गया, 22 एकम 22 और 9, 22 9 9 2 11 31 68 आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक को 96 रुपए में बेची और उसे पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो ये सवाल हमेशा ऑप्शन से किया करो। जैसे अगर 60 रुपए मानते तो 60% का प्रॉफिट होगा, यानी कि 160 निकालेंगे तो यहाँ से 96 मिल रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा, आंसर आ गया। इसी तरीके से 80 का 180 निकालते तो 18 अट्ठे कितना होता है, 144 होता है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा था। तो इस तरीके से ऑप्शन से किया करो, बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगला सवाल, आनंद ने एक राशि को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर एक बैंक में निवेश किया। यह राशि 5 वर्षों में 1680 हो जाती है, जबकि 9 वर्षों में इतनी हो जाती है। उसने कितनी धनराशि निवेश की थी। तो यहाँ से देखो सिंपल सी बात, 5 वर्षों में कितनी 1680 हो रही और 9 वर्षों में कितनी हो रही 2064 हो रही। तो यहाँ से देखो किसी एक को पकड़ लेते बस। यहाँ पर हमको रेट दी गई थी 8%, 5 वर्ष का अगर हम निकालते हैं अमाउंट तो 8 पन्ने 40 140 निकलता, उसकी वैल्यू दी गई थी हमको ये, और हमको निकालना था किसका 100 की वैल्यू। 0 से 0 14 एकम 14 14 दूनी 28 1200 रुपये आंसर आ गया। यानी कि ये इतना सबको रामायण लिखी थी वो सब कुछ नहीं, यानी कि ये वाली लाइन तो बेकार हो गई या ये वाली लाइन बेकार कर देते, इससे आंसर आ जाता। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से विकल्प गलत कथन को चुनें। प्रत्येक अभाज्य संख्या के साथ असभाज्य संख्या का योग बनता है। बिल्कुल बनता है, कोई दोहराने वाली बात नहीं। दो असभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्त हमेशा उनका गुणनफल होता है। बिल्कुल, अगर मान लो 2 और 3 लिख दिया, इनका गुणनफल ही तो इनका एलसीएम होगा। ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। असभाज्य मान लो असभाज्य संख्याएं हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल उनका गुणनफल एलसीएम होगा। यहाँ से देखो, 2 असभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्त हमेशा 1 होता है। बिल्कुल, 3 ले लो 5 ले लो, इनका एचसीएफ क्या होगा 1 ही तो होगा हमेशा, और थोड़ी ना कुछ हो सकता है। 2 सम संख्याएं असभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, 4 और 6 असभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, कभी नहीं हो सकती। अगला सवाल, यदि ए 4 और 9 के बीच का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या होता है, जैसे 2 नंबर तुम्हें दिए जाए ए बी, इनका मध्यानुपाती क्या होता है रूट ए बी होता है। यानी ए किसकी वैल्यू दी गई 4 गुणे 9 की। इसी तरीके से बी किसकी वैल्यू दी गई थी √2a इंटू 48। समझ गए ना। यानी कि यहाँ से करेंगे 9 चौक 36 हो गया, ए बराबर कितना आ गया 6 आ गया। यानी कि बी बराबर हम निकालेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया। यहाँ से कर सकते हैं 12 चौक 48, यानी कि बी बराबर आ जाएगा कितना 24। समझ में आ गई। तो यहाँ पर रखेंगे 24 पंजे 120, माइनस का 9 छक्का 54 हो गया। तो 120 से 50 जाएगा 70, 70 से 4 और चला गया तो बचा कितना 66, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसके व्यास का इतना परसेंट क्या होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू थी 1386। यानी कि यहाँ से करेंगे 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12 हो गया, फिर 1 बच गया, 2 ने में 18, 2 3 6 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ से करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर 693। तो यहाँ से करेंगे देखो 22 3 66 हो गया, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 11 3 33 हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 9 गुणे 7 बटे 2 गुणे 2 हो गया। दोनों तरफ से रूट ले लेंगे, 7 गुणे 3 बटे 2 हो गया। अब हमें क्या चाहिए था व्यास का 40%, पहले तो व्यास निकालो तो 2 का गुणा कर देंगे। अब इसका 40% निकाल लो, 20 दूनी 40 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 ने 21 दूनी 42 हो गया, 42 का आधा करना पड़ेगा, यानी कि आधा नहीं 5 का भाग करना पड़ेगा, 5 अट्ठे 40, 5 को 20 हो गया। आज गलतियां कुछ ज़्यादा हो रही, कोई बात नहीं, माफ़ करना। अगला सवाल, इसने अमन से 1,20,000 ब्याज रहित उधार लिया। यदि वह इस राशि का 6.25% तिमाही भुगतान करता है और पहले ही 30,000 का भुगतान कर चुका है, तो उसे शेष राशि के लिए अपने ऋण कितने महीने चुकाना होगा। तो देखो इसमें अगर ज़्यादा दिमाग लगा लिया तब तो गए काम से,
थोड़ा कम दिमाग लगाओ और सोचो क्या कहना चाहता है। एक तो ब्याज रहित है, मतलब ब्याज नहीं देना है। 30,000 वो दे चुका, राशि बची कितनी, उसे 90 देनी है, 90,000। अब यहाँ से देखो 1,20,000 का 6.25% का मतलब होता है 1/16। हर 3 महीने पे 1,20,000 का 1/16 रुपए दे देता है। तो यहाँ से करेंगे 16 सत्ते 112, 8 बच गया, 16 पंजे 80, यानी कि 7,500 रुपये, 7,500 रुपये वो देता है 3 महीने पे। हमें निकालना था 90,000 रुपये, वो कितने महीने पे देगा, यानी कि 3/7,500 गुणे हो गया 90,000। समझ गए बात को। यानी कि ये देखो 0 से 0 चला गया, यहाँ से करेंगे तो ये 25 बार जाएगा। ये देखो यहाँ से 25 तियाँ 75 हो गया, बचा कितना है 15, 25 छक्का 150, आ गया 36 महीने। अगला सवाल करते हैं। देखो इसमें ए बराबर पूछा गया, बोला गया x + y + z इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक चीज याद रखना, वैल्यू पुटिंग से तो कर ही लोगे। x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1 रखेंगे तो देखो यहाँ सब जगह 1 हो गया। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/5 बराबर 2a आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, 1/10। ये तो आपने कर लिया। अब मैं तो कभी यहाँ तक तो छोड़ता नहीं, मैं तो पूरा सॉल्व करवाता हूँ, तो करवाऊंगा भाई एज यूजुअल। तो देखो यहाँ से 2a बराबर क्या हो गया, x/3x प्लस का y प्लस का z हो गया। अब यहाँ से देखो इसे लिख सकते हैं 3x प्लस का y प्लस का z बराबर क्या हो जाएगा, x/2a हो गया। इसी तरीके से इसको लिखेंगे तो x प्लस का 3y प्लस का z बराबर क्या हो गया, y/2a हो गया। इसी तरीके से अगले वाले को लिखेंगे क्या, x प्लस का y प्लस का z 3z, और ये हो गया z/2a हो गया। बात समझ गए होगे सब लोग कैसे हो रहा है। अब इसको सबको जोड़ते हैं, 3x और ये 5 हो गया, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 5x प्लस का 5y प्लस का 5z बराबर क्या हो गया, 2a तो नीचे कॉमन हो गया, x प्लस y प्लस z हो गया। अब यहाँ से देखो 5 कॉमन ले लें, यानी कि x प्लस y प्लस z बराबर हो गया x प्लस y प्लस z/2a हो गया। तो ये देखो कैंसिल आउट हो गया, a ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि बचा क्या, 5 बराबर 1/2a। तो a ऊपर चला जाएगा, 5 को नीचे भेज दो, आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है तो एक व्यक्ति चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके व्यय में परिवर्तन नहीं हो। तो देखो 100 से चीज कितनी हो गई, 128 हो गई, ये कीमत हो गई। तो अब क्या करें, पहले वो 128 केजी खाता था, अब 100 केजी खाने लगे, तो उसका देखो मूल्य दोनों का गुणा करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो उसे कितनी कमी करनी पड़ी, 28 की कमी करनी पड़ी। तो ये चीज़ें है ना, ये नीचे वाली ये लिखी नहीं जाती, डायरेक्ट सॉल्व किया करो, यहाँ से इसी पे कम कर देते हैं बस। ठीक है, 128 से कम किया, गुणा कर दो 100, काट दो जो भी कट रहा है भाई। 4 सत्ते 28, 4 तियाँ 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ से 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 सत्ते 175/8 कर देंगे। 8 दूनी 16 हो गया, बचा 1 हो गया। फिर 8 एकम 8 होगा, दूनी तो जाएगा नहीं क्योंकि 15 से ज़्यादा हो जाएगा। आंसर मिल गया, खत्म करो। अगला सवाल, चलिए फिर 18 अक्टूबर की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कमेंट करते रहिएगा, अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।